हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स मैगजीन से जून महीने के बिहार के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, बिहार में होगी जातीय जनगणना। 1 जून 2022 को जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बिहार में सभी धर्म की जातियों और उपजातियों की गणना होगी। उल्लेखनीय है कि जातीय जनगणना आखिरी बार वर्ष 1931 में की गई थी। हालांकि वर्ष 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना आयोजित की गई थी, किंतु केंद्र सरकार द्वारा इसके जातीय आंकड़ों को जारी नहीं किया गया था। नेक्स्ट, गिद्धेश्वर पर्वत पर मिले पुरातात्विक अवशेष। हाल ही में बिहार के जमुई जिला के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्वेषण में भगवान महावीर की जन्मस्थली लछुआर के पास गिद्धेश्वर पर्वत की चट्टानों में प्राचीन काल के मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जमुई जिले में अवस्थित गिद्धेश्वर पर्वत के घने जंगलों में पुरातात्विक अन्वेषण का कार्य डॉक्टर रवि शंकर गुप्ता के निर्देशन में पटना स्थित बिहार संग्रहालय द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि गिद्धेश्वर पर्वतमाला में काफ़ी बड़े बड़े शैलाश्रय हैं, जिनमें अनेक शैलचित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गिद्धेश्वर से अन्वेषण में प्राप्त पुरातात्विक अवशेष प्रागैतिहासिक काल के बताए जाते हैं। नेक्स्ट, बिहार के 2 जिलों में पेट्रोलियम भंडार की खोज की ओएनजीसी को मिली मंजूरी। 6 जून 2022 को बिहार सरकार ने राज्य के समस्तीपुर और बक्सर में तेल रिजर्व की मौजूदगी का आकलन करने के लिए ओएनजीसी को पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि गंगा बेसिन में समस्तीपुर और बक्सर में तेल भंडार की जानकारी मिलने के बाद ओएनजीसी ने दोनों ब्लॉकों में खोज के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। समस्तीपुर में 308.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल की खोज अत्याधुनिक तकनीक से की जानी है। वहीं बक्सर के 52.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ की खोज की जाएगी। पहला चरण नवीनतम भूकंपीय डाटा रिकॉर्डिंग प्रणाली का उपयोग करके 2D भूकंपीय सर्वेक्षण करने का होगा। इसके बाद उन्नत तकनीक का उपयोग करके भू रासायनिक सर्वेक्षण शुरू होगा। सर्वेक्षण की जाने वाले दिनों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और मैग्नेटो-टेल्यूरिक सर्वेक्षण के साथ पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पहले भी तेल भंडार की खोज की जा चुकी है, लेकिन कोई व्यावसायिक सफलता हाथ नहीं लगी थी। हालांकि इसने आगे की खोज के लिए मूल्यवान भूवैज्ञानिक जानकारी जुटाने में मदद की थी। देश के सबसे बड़े स्टील ब्रिज के रूप में शुमार हुआ गांधी सेतु। 7 जून 2022 को बिहार राज्य के पटना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर का लोकार्पण किया। देश में 35 साल का सबसे लंबा पुल रहे महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन 5 साल बाद बनकर तैयार हुआ है। यह सेतु पटना से लेकर उत्तरी बिहार के लिए लाइफलाइन होगा। अब 15 मिनट में ही पटना से वैशाली की दूरी तय हो जाएगी। इसे सीमेंटेड की जगह स्टील से बनाया गया है। यह सेतु देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है। यह 5.6 किलोमीटर लंबा है। इस तरह का स्टील ब्रिज देश में पहली बार बनकर तैयार हुआ है। इसके निर्माण में 67,000 टन लोहे का इस्तेमाल हुआ है। विदित है कि महात्मा गांधी सेतु को 13,585 करोड़ रुपये की लागत से 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत तैयार किया गया है। बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 लॉन्च। 8 जून 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अधिवेशन भवन में निवेशक सम्मेलन इन्वेस्टर्स मीट सह बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नई नीति से बिहार में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को काफ़ी लाभ होगा। राज्य जल्द ही देश का एक प्रमुख टेक्सटाइल हब बन जाएगा। टेक्सटाइल व लेदर पॉलिसी में पूंजीगत अनुदान, रोजगार अनुदान, विद्युत अनुदान, फ्रेट अनुदान, पेटेंट अनुदान, कौशल विकास अनुदान समेत कई तरह के प्रोत्साहन का प्रावधान है। ऋण पर ब्याज अनुदान, SGST का रीइंबर्समेंट, स्टैंप शुल्क में छूट, निबंधन, भूमि स्वपरिवर्तन पे छूट जैसे प्रावधान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य बिहार को इस क्षेत्र के घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए निवेश के प्रमुख संभावित केंद्र के रूप में विकसित करना तथा कपड़ा और चमड़ा व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन देना है।
नई नीति के तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा। इसके अलावा बिजली शुल्क का अनुदान 2 रुपये प्रति यूनिट होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। नई नीति के तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने अपने उत्पाद को पेटेंट कराने पर रजिस्ट्रेशन खर्च का 50% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 लाख रुपये होगा। नेक्स्ट, मछली उत्पादन में बिहार देश में चौथे स्थान पे। 10 जून 2022 को बिहार के ऊर्जा और योजना विकास मंत्री एवं योजना परिषद के उपाध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिहार मछली उत्पादन में देश भर में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2007-08 में राज्य में 2.88 लाख टन सालाना मछली उत्पादन होता था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 7.62 लाख टन हो गया। इसी तरह प्रदेश में दुग्ध उत्पादन भी दोगुना हो गया है। वर्ष 2007-08 में 57.7 लाख टन दूध उत्पादन था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 115.2 लाख टन हो गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 से राज्य ने कृषि रोडमैप के कार्यान्वयन से दूध, अंडा एवं मछली के रिकॉर्ड उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हासिल की है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने बताया कि प्रथम कृषि रोडमैप से पहले वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य का वार्षिक मांस उत्पादन 1.8 लाख टन था, जो बढ़कर वर्ष 2020-21 में 3.86 लाख टन हो गया। श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य में पशुपालकों के द्वार तक पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की योजना जल्द लागू होगी, इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। सभी गांवों तक दुग्ध समितियों की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2024-25 तक 7,000 नई दुग्ध समितियों के गठन का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध इस साल मई तक 1639 नई समितियों की स्थापना की जा चुकी है। सभी प्रखंडों में 600 सुधा के बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों में डिजिटल हस्ताक्षर के बगैर नहीं होगा भुगतान। डिजिटल सिग्नेचर के बगैर नहीं होगा भुगतान। हाल ही में शासन ने भ्रष्टाचार पर वार करते हुए अब पश्चिम चंपारण जिले की ग्राम पंचायतों में डोंगल लागू कर दिया है। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया व सचिवों को डिजिटल सिग्नेचर बनाना आवश्यक है। 10 जून 2022 को बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण के बीडीओ पंकज कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन ने 15वीं वित्त आयोग की राशि निकासी के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आवश्यक कर दिया है। अब बिना डिजिटल सिग्नेचर के राज्य वित्त व 15वें वित्त की धनराशि का भुगतान नहीं हो पाएगा। शासन की ओर से वित्तीय राशि निकासी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर यह कदम उठाए गए हैं। डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनवाने के चलते 1 दर्जन ग्राम पंचायतों के खाता संचालन पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट, बिहार में थारू और सुरजापुरी भाषा विलुप्त होने की कगार पर। 12 जून 2022 को बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी BHDS के कार्यकारी निदेशक विजय कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार में बोली जाने वाली 2 बोलियां थारू और सुरजापुरी विलुप्त होने के संकट का सामना कर रही है। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि BHDS ने क्षेत्र में जाकर गहन और विस्तृत जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने कहा कि थारू भाषा विलुप्त होने के कगार पर है, जबकि सुरजापुरी में विविधताएं देखी जा रही है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि यदि इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो ये दोनों भाषाएं भोजपुरी, मैथिली, हिंदी और बांग्ला में घुल मिल जाएंगी। गौरतलब है कि समुदाय के रूप में थारू लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में स्थित हिमालय की तलहटी तथा नेपाल के दक्षिणी वन क्षेत्रों में रहते हैं। सुरजापुरी भाषा बोलने वालों का एक बड़ा हिस्सा पूर्णिया जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से सटे नेपाल के झापा जिले में रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सुरजापुरी भाषा बोलने वालों की कुल संख्या 18,57,930 है। नेक्स्ट, प्लग एंड प्ले। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार की पहल। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले की पहल की है, जिसके तहत 5 जिलों में प्लग एंड प्ले प्री फैब्रिकेटेड शेड का निर्माण किया जाएगा, जहां उद्यमी सिर्फ उपकरण लगाकर फैक्ट्री शुरू कर सकेंगे। 13 करोड़ रुपये की लागत से एक शेड का निर्माण किया जाएगा। जमीन से लेकर बिजली पानी तक की व्यवस्था सरकार करेगी। इससे राज्य में औद्योगिक विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सकेगा।
प्लग एंड शेड निर्माण का उद्देश्य वैसे उद्यमियों की मदद करना है जो जमीन के अभाव में फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं। अब उन्हें जमीन के साथ साथ बिजली भी मिलेगी। यहाँ कपड़ा निर्माण, पैकेजिंग मटेरियल, सैनिटरी पैड्स आदि छोटे उद्यम को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के हर जिले में होगा एक ट्रैफिक पार्क। हाल ही में बिहार में हो रहे रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने हेतु नियमावली जारी कर दी है। इसके तहत राज्य के हर जिले में एक अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की कवायद पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क से शुरू हो गई है। इस पार्क के 4900 वर्ग फुट में अगस्त से एजेंसी के माध्यम से इस पार्क को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही बाकी जिलों में धीरे धीरे काम शुरू किया जाएगा। यह बिहार का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क होगा। अभी गया, पटना में अस्थायी ट्रैफिक पार्क चल रहा है, जहां सबसे अधिक स्कूल व कॉलेज के छात्र पहुंचते हैं। ट्रैफिक पार्क में बच्चों व युवाओं को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पार्क में सड़क, छोटा फुट ओवरब्रिज, डमी बिल्डिंग, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम सभी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं ट्रैफिक पार्क में सड़क के साथ ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग, यू टर्न जैसे साइनेज, छोटे फुट ओवरब्रिज का निर्माण, स्कूल व बस स्टॉप आदि का डमी निर्माण, लैंप पोस्ट व लाइटिंग की व्यवस्था, अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार और प्रोजेक्टर के साथ रोड सेफ्टी क्लासरूम आदि की सुविधा होगी। ट्रैफिक पार्क में स्कूली बच्चों और युवाओं को खेल खेल में मनोरंजक तरीके से यातायात नियमों की जानकारी मिल सकेगी। यहाँ से सुरक्षित गाड़ी चलाना सीख सकेंगे। इसके जरिए सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट, बिहार के 5 जिलों में लगेंगे 26 लाख प्रीपेड मीटर। 16 जून 2022 को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हेतु बिजली कंपनियों और सिक्योर मीटर्स के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सहमति पत्र के तहत उत्तर बिहार के 5 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण में अगले 30 महीने में 26 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए अभी तक देश का यह सबसे बड़ा करार है। नेक्स्ट, बिहार बालू खनन नीति 2019 में संशोधन। 17 जून 2022 को बिहार राज्य ने खान एवं भूतत्व विभाग के तहत बिहार बालू खनन नीति 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। डीएम ई नीलामी सह निविदा के माध्यम से राज्य के सभी जिले के चिन्हित बालू घाटों की अगले 5 वर्ष के लिए बंदोबस्ती कराएंगे। बालू घाटों की बंदोबस्ती शुल्क में पिछले वर्ष की तुलना में 50% की वृद्धि की गई है। बालू घाटों की बंदोबस्ती में सुरक्षित जमा राशि और प्रतिभूति राशि को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। विदित है कि सुरक्षित जमा राशि पहले भी 25% ही थी, जिसे पिछले दिनों 10% कर दिया गया था। अब इसे फिर से 25% किया गया है। यह राशि देने के बाद ही बंदोबस्तधारियों की निविदा मान्य होगी। इससे अवैध खनन पर अंकुश एवं निर्माण कार्यों को सुगमता से बालू उपलब्धता के साथ सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलों का खनिज सर्वे रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था और रिपोर्ट के आधार पर जिलों में बालू घाटों की बंदोबस्ती करने को कहा गया था। उसके बाद विभाग ने सभी जिलों की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बालू की उपलब्धता से लेकर अन्य मामलों का ब्लूप्रिंट है। नेक्स्ट, बिहार में 534 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होंगे +2 में अपग्रेड। हाल ही में केंद्र सरकार से सहमति मिलने के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने 534 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को +2 में अपग्रेड करने की कार्य योजना बनाई है। बिहार में वंचित समूहों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अब तक कुल 634 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं। इनमें 534 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें लड़कियों के लिए कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। कक्षा 6 से 8 तक संचालित इन सभी विद्यालयों को +2 में अपग्रेड किया जाएगा। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे वाले वंचित समूहों और अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित बालिकाओं को न सिर्फ कक्षा 6 से 12वीं तक की शिक्षा मिलेगी, बल्कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में देश भर में 5726 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकित कुल 50,963 वंचित समूहों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें छात्रावास में रहकर पढ़ाई कराई जाती है।
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम, ICT लैब और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। विदित है कि केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2006-07 में की थी। इन विद्यालयों में 75% सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित होंगी। बाकी 25% सीटें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए आरक्षित है। बिहार में 50 साल से अधिक उम्र वाले वृक्षों का डीएम करेंगे संरक्षण। हाल ही में बिहार राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर बिहार के विरासत हेरिटेज वृक्षों को संरक्षित करने का निर्देश दिया है। बिहार के विरासत में सभी प्रकार के 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुराने वृक्षों को शामिल किया गया है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से अनुरोध किया है कि बिहार हेरिटेज ट्री ऐप के माध्यम से राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए, साथ ही उन वृक्षों के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। विरासत वृक्षों के संरक्षण के लिए बिहार हेरिटेज ट्री ऐप के माध्यम से बिहार राज्य जैव विविधता परिषद द्वारा एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसमें जनप्रतिनिधि, छात्र, शिक्षक, किसान, पदाधिकारी, कर्मचारी, जैव विविधता प्रबंधक समिति के सदस्य सहित सभी लोग भाग ले सकते हैं। इन सभी को जैव विविधता के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही बिहार हेरिटेज ट्री ऐप के माध्यम से 50 वर्षों से अधिक पुराने वृक्षों की सूचनाएं बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के पोर्टल पर अपलोड की जा सकती है। बिहार में राज्य बांध सुरक्षा संगठन SDSO का गठन। हाल ही में बिहार के बांधों और बैराजों के रख रखाव एवं सुरक्षा हेतु राज्य बांध सुरक्षा संगठन का गठन किया गया है। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने केंद्रीय रूपांकन, शोध एवं गुण नियंत्रण के मुख्य अभियंता के नेतृत्व में 56 अधिकारियों कर्मचारियों की टीम बनाई है। SDSO का गठन केंद्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा किए गए निर्देशों के अनुरूप किया गया है। SDSO के पास राज्य के 27 बांधों और 5 प्रमुख बैराजों के निरीक्षण, रख रखाव एवं निगरानी की जिम्मेवारी होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में बांधों की सुरक्षा और पुख्ता बनाने के लिए बांध सुरक्षा विधेयक 2018 के तहत सभी राज्यों के बांध बैराजों की देखभाल के लिए अपनी अपनी कार्ययोजना बनाने को कहा है। उल्लेखनीय है कि 5254 बड़े बांधों के साथ वर्तमान में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट, किसानों को गेहूं धान खरीद पर 10,000 करोड़ रुपये की गारंटी देगी बिहार सरकार। 21 जून 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किसानों को गेहूं और धान की खरीद पर 10,000 करोड़ रुपये की गारंटी देने के फैसले को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में गेहूं और धान की खरीद के लिए राज्य सरकार 10,000 करोड़ रुपये की गारंटी देगी। यह गारंटी कमर्शियल बैंकों, नाबार्ड जैसे संस्थानों से कर्ज लेने पर मिलेगी। नेक्स्ट, पढ़ाई और रोजगार करने वाले दिव्यांगों को मिलेगी बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल। 21 जून 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पढ़ाई और रोजगार करने वाले दिव्यांगों को बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल देने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने सीएम दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना के तहत संचालित संबल योजना के अंतर्गत यह मंजूरी दी है। बिहार सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में राज्य भर में दिव्यांगों को 10,000 बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण करेगी। यह ट्राईसाइकिल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिव्यांगों को बांटी जाएगी। ग्रेजुएशन और उसके ऊपर की पढ़ाई कर रहे दिव्यांग विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। विद्यार्थी अपने घर या हॉस्टल से लंबी दूरी करके बैटरी चालित ट्राईसाइकिल के जरिए आसानी से कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा सकेंगे। इसके साथ ही बिहार में ही रहकर रोजगार से जुड़े दिव्यांगों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, ताकि वे बैटरी ट्राईसाइकिल का इस्तेमाल करके अपने परिवार का पेट पाल सकें। इस योजना के तहत लाभार्थी का बिहार का निवासी होना जरूरी है। शर्त यह है कि वह राज्य में ही रहकर पढ़ाई या रोजगार कर रहा हो। लाभार्थी के परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 17 साल या उससे ऊपर के 60% दिव्यांगों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार के बगीचों में होगी मसाले की खेती।
हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में कदम उठाते हुए बगीचों में मसाले की खेती की योजना बनाई है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग ने इस पर काम शुरू किया है। बगीचे में उपलब्ध खाली जमीन के वास्तविक रकबे के आधार पर ज़रूरत का आकलन किया गया है। मसाले की खेती इसी साल प्रयोग के तौर पर शुरू होगी। इसके लिए ओल, अदरक व हल्दी का चयन किया गया है। अभी राज्य के 12 जिलों के बगीचों में इनकी खेती की जाएगी। इस योजना के लिए जिन जिलों का चयन किया गया है उनमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया और भागलपुर शामिल है। बगीचे में पेड़ लगाने के बाद खाली बची जमीन का उपयोग मसाले की खेती के लिए होगी। इससे किसान बगीचे के फल तो बेचेंगे ही, मसालों का व्यापार भी कर सकेंगे। योजना के तहत राज्य सरकार बगीचे में मसाला की खेती करने वाले किसानों को तकनीकी सहायता के साथ ही बीज और खाद की कीमत का आधा पैसा भी देगी। गौरतलब है कि राज्य में किसान औसतन 2 फसल की खेती ही साल में करते हैं। मौसम अनुकूल खेती में सरकार ने उसे 3 फसल तक बढ़ाने की योजना बनाई है। इसी के साथ सालाना फसलों की खेती में भी समेकित कृषि योजना पर जोर दिया जा रहा है। नई योजना इसी प्रयास की एक कड़ी है। केला जैसे फल के बगीचों की छोड़ दें तो आम और लीची के बगीचों में 40% भूमि का उपयोग ही पेड़ लगाने में होता है। शेष 60% जमीन पर ऐसी फसलों की खेती की जा सकती है जिनमें धूप कम रहने पर भी उत्पादन पर असर नहीं पड़ता है। इसी के तहत ओल, अदरक और हल्दी का चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार में खेती योग्य रकबा देश में औसत से काफ़ी अधिक है। राज्य में कुल भूभाग के 60% रकबे का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। देश में यह औसत 42% है। इसके बावजूद राज्य सरकार फसल सघनता बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाना चाहती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने का भी यह एक अनूठा कदम है। MSME अवार्ड 2022 में बिहार को मिला दूसरा पुरस्कार। 27 जून 2022 को बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि बिहार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में प्रदान करेंगे। उद्योग मंत्री ने बताया कि बिहार का औद्योगिकीकरण काफ़ी हद तक MSME क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले 1.5 साल में प्राप्त 36,000 करोड़ रुपये के अधिकांश निवेश MSME क्षेत्र से आए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य में MSME को प्रोत्साहन देने हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना MUY 2018 में लॉन्च होने के समय केवल SC/ST तक ही सीमित थी, लेकिन इसमें वित्त वर्ष 2021-22 से पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, समान और महिला श्रेणियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के 2 लाख ITI छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। 28 जून 2022 को बिहार के श्रम संसाधन विकास के संयुक्त सचिव गजेंद्र मिश्रा द्वारा निजी ITI के लगभग 2 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ देने के संबंध में आदेश जारी किया गया। केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी नहीं होने के कारण ITI छात्र छात्रवृत्ति से वंचित थे। इसी पर बिहार सरकार ने संज्ञान लेते हुए निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्राइवेट ITI में पढ़ रहे बिहार के 2 लाख ITI छात्रों को अब छात्रवृत्ति का लाभ मिलने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट ITI में पढ़ रहे 2 लाख विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि इंजीनियरिंग ट्रेड में पढ़ने वाले छात्रों को 10,400 रुपये और नॉन इंजीनियरिंग छात्रों को 8,480 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस शुल्क की बाकी रकम छात्रवृत्ति के तौर पर केंद्र सरकार की ओर से वहन की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने ITI के इंजीनियरिंग व गैर इंजीनियरिंग छात्रों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण शुल्क तय किया है। इसके तहत इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 26,000 रुपये और गैर इंजीनियरिंग के लिए 21,200 रुपये तय किया गया है। वर्ष 2024 से 5% की दर से प्रतिवर्ष एक समान वृद्धि अनुमान्य होगी। 5 साल बाद प्रशिक्षण महानिदेशालय की ओर से शुल्क संरचना की समीक्षा की जाएगी। सरकार के यह आदेश जारी होते ही राज्य के सभी प्राइवेट ITI में पढ़ने वाले छात्रों को सत्र 2022-23 से उपरोक्त शुल्क देना होगा। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर पहुंचने वाली छपरा की सविता बनी पहली महिला साइकिलिस्ट। 28 जून 2022 को बिहार के छपरा जिले की सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है। सविता ने
उमलिंगला तक पहुंचने के लिए रोथनला, बारालाचाला, नाकिला, नाचुनला, तनलंगला और नोरबुला को पार किया है। उल्लेखनीय है कि भारत के सीमा सड़क संगठन ने 2020 में चीन की सीमा के पास लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला बनाई है, जिसे 2021 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। यह सड़क पूर्वी लद्दाख से उमलिंगला दर्रे में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। विदित है कि सविता ने टाटा स्टील में नौकरी छोड़कर साइकिलिंग करने का मन बनाया। उन्होंने ऑल इंडिया ट्रैवलिंग के दौरान 12,500 किलोमीटर की दूरी तय की है। वह पहली भारतीय लड़की है जिन्हें 12,500 किलोमीटर की यात्रा तय करने का खिताब मिला है। वे विभिन्न राज्य के अलावा अन्य देश जैसे श्रीलंका, भूटान, नेपाल समेत पूरे देश का भ्रमण कर चुकी है। अभी तक साइकिल से उन्होंने कुल मिलाकर 35,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। एयरपोर्ट की तर्ज पर मुजफ्फरपुर सहित 12 रेलवे स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बिहार राज्य में स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के 12 स्टेशनों को चिन्हित करने की जानकारी दी है। इन 12 स्टेशनों में सोनपुर मंडल के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं बरौनी, समस्तीपुर मंडल के दरभंगा, सीतामढ़ी, बापूधाम मोतिहारी, दानापुर मंडल के राजेंद्र नगर एवं बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के गया व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तथा धनबाद मंडल के धनबाद एवं सिंगरौली का चयन किया गया है। इन सभी चिन्हित स्टेशनों के पुनर्विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुनर्विकास से जुड़े कार्य पूरा होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस योजना के तहत 400 करोड़ रुपये की राशि से मुजफ्फरपुर जंक्शन का निर्माण होगा।